नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफ़ॉर्म पर। दोस्तों, आज घटना चक्र साइंस का जो है सेकंड सीरीज़ चलाने जा रहा हूँ और इसके फर्स्ट सीरीज़ में हमने आपको कुछ मात्रक पहला चैप्टर भौतिक विज्ञान का मात्रक वाला जो टॉपिक है, उस पे चर्चा किए थे। आज का जो टॉपिक होगा यांत्रिकी होगा, गुरुत्व के अधीन गति, स्थूल पदार्थों के गुण, प्रकाश, ऊष्मागतिकी आदि जैसे चैप्टर आज होंगे, ठीक है? दोस्तों, साइंस जो है आज के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस, आरओ या वनडे एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम में जो है साइंस का रिक्वायरमेंट डे टू डे जो है बढ़ता जा रहा है। और यूपीएससी हो, पीसीएस इन सभी एग्ज़ाम में अगर आप एवरेज क्वेश्चन देखें तो 15 से 20 क्वेश्चन लगभग यहाँ से आ रहा है, ठीक है? तो इसलिए जो है आप बिना साइंस को कवर किए जो है, आप यहाँ से आपका जो है बेड़ा पार नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप इस पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको जो है घटना चक्र से लगभग-लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप पीसीएस को अभी आप एनालाइज़ करें 2025 के पीसीएस को, तो यहाँ से लगभग जो है 100 प्लस जो है क्वेश्चन आपको घटना चक्र से मिल जाएगा। तो इसलिए जो है घटना चक्र लगभग सभी एग्ज़ाम का जो है एक प्रकार से रामबाण है, ठीक है? तो चलिए हम आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इसके पहले हमने पहले वाले सीरीज़ में यांत्रिकी पे हम मोटा-मोटा डिस्कस किए थे। आप हमारे पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज का जो सीरीज़ है, आज का जो टॉपिक है यांत्रिकी के ऊपर जो क्वेश्चन आए हैं, उस पे डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है? चलिए हम अपने क्लास पे चलते हैं। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है काम करने में, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, उतनी ही समय कम मात्रा में काम धीरे-धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेज़ी से करने में, ठीक है? तो यंत्र जो काम करता है उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेज़ी से जो है काम करता है। तो इसका जो है डी सही होना चाहिए वैसे, बी सही है। बी क्या है देखते हैं। कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में किया जाता है, तो बी इसका सही मान लीजिए आप। और साधारण यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके भी उतनी मात्रा में काम करने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है? अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी साँस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? बढ़ेगी। जब आप साँस लेंगे तो आपका वज़न बढ़ता है। व्यक्ति के गहरी साँस लेने से तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। तराजू द्वारा व्यक्ति का वज़न अधिक दर्शाया जाता है। 1 लीटर वायु 1.225 ग्राम वज़न होती है। 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वज़न 1.22 ग्राम जो है बढ़ जाता है, ठीक है? आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन-सी राशि सदिश नहीं है? सदिश राशि कौन-सी नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो इसमें आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा, परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। दोस्तों, ये सदिश राशि क्या है और अदिश राशि इसको आप ज़रूर नोट कर लें अपने कॉपी में। यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको आता है। पिछले साल जो है आरओ में क्वेश्चन आया था और पीसीएस में जो है आता रहता है इस टाइप से क्वेश्चन। बिहार पीसीएस में भी इसी तरह से क्वेश्चन आया था। तो सदिश अदिश क्या है इसको आप जानते रहिए। वेग, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि ये सब सदिश राशि हैं, ठीक है? जबकि आयतन अदिश राशि है। कौन-सा अदिश राशि है, कौन-सा सदिश राशि, इसको भी आपको जानना ज़रूरी है। निम्नलिखित में से कौन-सी सदिश राशि है? सदिश राशि इसमें विस्थापन है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है, तो इसमें जो है गति, ये सदिश राशि नहीं है, ठीक है?
वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती हैं। उदाहरण के लिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग ये सब क्या हैं? ये सब सदिश राशि हैं। और अदिश राशि कौन-सी हैं? अदिश अदिश राशि में आयतन, दाब, चाल, दूरी ये सब अदिश राशि है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी अदिश राशि है? अदिश राशि इसमें बल, दाब, वेग और त्वरण। तो दाब जो है अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है? आगे देखते हैं। कौन सा सदिश राशि है? सदिश राशि आपका संवेग है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसमें द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है? आगे देखते हैं। यह बराबर एम ए या बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। किसी घन क्यूब के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। 3, 4, 5, 6 तो वो किस में होगा? 6 में। घन का आयतन एल क्यूब होता है और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6L स्क्वायर होता है। ठीक है? L बराबर 6 के बराबर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा का सृजन विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है, परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है, न तो विनाश हो सकता है। डी सही होगा। ऊर्जा के संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा ठीक है। अगला देखते हैं। हमारे द्वारा उपयोग में किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो इसमें नाभिकीय ऊर्जा की बात कर रहा है। तो नाभिकीय ऊर्जा और इसमें भूतापीय ऊर्जा दोनों जो है इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। भूतापीय ऊर्जा सूर्य द्वारा उत्पादित नहीं होता बल्कि यह पृथ्वी के अंदर भीतरी भाग में होने वाले नाभिकीय अभिक्रियाओं से व्युत्पन्न होता है। नाभिकीय ऊर्जा ऊर्जा का ऐसा रूप है जो परमाणु नाभिक द्वारा मुक्त होता है। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा दो विधियों से विखंडन एवं फ्यूजन संलयन द्वारा उत्पादित होता है। ठीक है? अच्छा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा दोनों ही सूर्य द्वारा ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, जबकि बायोमास ऊर्जा, पवन ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न है। हवाओं की ऊर्जा किस टाइप की ऊर्जा है? केवल गतिज ऊर्जा। ठीक है? अगला देखते हैं क्वेश्चन। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? गतिज ऊर्जा। ठीक है? बहती वायु में उत्पन्न की गई ऊर्जा में को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों का पवन चक्कियों द्वारा लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गति ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। जनित्र मतलब जनरेटर जो होता है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो किसमें घर्षण बल शामिल होता है? गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में बदलने के लिए। ठीक है? घर्षण बल स्थितिज ऊर्जा के साथ-साथ गतिमान स्थिति में भी लागू होता है। घर्षण से संबंधित गुणांक को स्थैतिक गुणांक और गतिशील गुणांक कहा जाता है, जबकि स्थिर स्थिति में कोई विस्थापन नहीं होता, अर्थात कोई कार्य नहीं किया जाता, इसलिए कोई ऊर्जा रूपांतरण नहीं होता है। गतिशील स्थिति में घर्षण बल के विरुद्ध गति होती है, जिसमें ऊष्मा के माध्यम से ऊर्जा की हानि होती है। दूसरे शब्दों में गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ऊर्जा का रूपांतरण और उसका युक्ति प्रक्रम क्या है? ऊष्मा से विद्युत जो है कार ब्रेकिंग, विद्युत से ध्वनि, नाभिकीय रिएक्टर, द्रव्यमान से ऊष्मा, लाउड स्पीकर, रासायनिक से ऊष्मा ऊर्जा,
ऊष्मा एवं प्रकाश, ठीक है? तो ऊष्मा से ऊष्मा से जो है ऊष्मा से विद्युत जो है सौर सेल हो जाएगा इसका। इसमें देखते हैं, बी सही हो जाएगा। मतलब ऊष्मा से विद्युत सौर सेल, विद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर, द्रव्यमान से ऊष्मा नाभिकीय रिएक्टर, रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, ईंधन ऊर्जा में इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। उनके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तुओं की गति का वर्णन के लिए गति के नियम प्रतिपादित किए। न्यूटन का गति का पहला नियम क्या है? जड़ता का नियम पहला नियम है इनका, ठीक है। कोई भी वस्तु गति कर रही है तब तक गति करती रहेगी जब तक उस पे कोई बाह्य कार्य न करे, ठीक है। अगला देखते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक बस सीधे रास्ते पे चल रही है, अचानक दाईं एवं बाईं मुड़ती है तो बस में बैठे यात्री जो है बाईं ओर झुक जाते हैं, ठीक है। जब बस तीव्र गति से दाईं ओर मुड़ती है तो बैठे यात्री बाईं ओर मुड़ जाते हैं। ये जड़त्व का नियम के आधार पे होता है ऐसा। अगला देखते हैं। स्थिति स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विश्राम की रेस्ट। स्थित विज्ञान यांत्रिकी वह शाखा है जो विश्राम की स्थिति संबंधित है। कथन कारण है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा व्यक्ति एक सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। यदि किसी तंत्र पर कोई बल क्रियाशील नहीं होता है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा? इसमें दोनों कथन सही है और आर ए का जो है स्पष्टीकरण नहीं करता है। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर पर धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ठीक है। ये डी सही हो जाएगा। सड़क जो होता है, सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण ही हम उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं। न्यूटन के तृतीय नियमानुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर चलना जो है मुश्किल हो जाता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कथन कारण दिया है, कौन सा निष्कर्ष सही है, ठीक है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो निष्कर्ष क्या है? किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। तो एक बार गाड़ी चल जाती है तो उसके बाद घर्षण कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल पकड़ने के लिए अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, ठीक है। ये सही हो जाएगा। प्रतिक्रिया के लिए एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होता है। यह नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। न्यूटन का जो है थर्ड नियम है ये, ठीक है। अगला देखते हैं। केंद्राभिमुख बल किसके द्वारा जिम्मेदार है? किसके लिए जिम्मेदार है? केंद्राभिमुख भिमुखी अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति वस्तु को
वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, वस्तु को सीधी रेखा में के साथ उड़ाना, उपरोक्त में से एक से अधिक तो इसमें कौन-सा हो जाएगा? वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, ठीक है? एक समान वृत्तीय गति में गति स्थित होती है लेकिन दिशा बदलती है। दिशा वेग बदलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? सौर प्रणाली, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का आंतरिक भाग, कोलोराडो की खाड़ी। तो इसमें पृथ्वी का घूर्णन जो है कोरियोलिस बल उत्पन्न करता है। वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है। इस क्षैतिज गतिज वायु को पवन कहते हैं। पवन उच्च दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपाती में बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत वृत्त पर अनुपस्थिति होता है। ठीक है? तो इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जिस टाइप से क्वेश्चन आज के समय में पूछ रहा है हम उसी तरह से आपसे बात करेंगे। एक ट्रक, एक कार, एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे क्रमशः एक्स, वाई, जेड पर दूरी पर रुकेंगे। तो उसका बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? वो जो है सभी इसमें बराबर हो जाएंगे। एक्स बराबर वाई, वाई बराबर जेड हो जाएगा। सी सही होगा, ठीक है? अगला देखते हैं क्वेश्चन। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पहिया धुरी के बीच संस्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है। पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। पहिया धुरी के बीच संस्पर्श का क्षेत्र घट जाता है। तो पहिए एवं धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र जो है घट जाता है, ठीक है? बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? रोलिंग घर्षण, कर्षण ड्रैग, सर्पी घर्षण। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये रोलिंग घर्षण हो जाएगा, ठीक है? जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण को कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन सदैव आसान होता है। चूंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के उपयोग को लोटन से प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों, साइकिलों में धुरी, एक्सल तथा नाभि के बीच बॉल बेयरिंग का प्रयोग इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति कार में विराम में बैठा है। सड़क से कार के 4 पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया क्या परिवर्तन आएगा? यह R से अधिक हो जाएगा, R से कम हो जाएगा, R के बराबर। तो इसमें R जो है R से कम हो जाएगा, ठीक है? तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ है, क्षैतिज बना रहेगा। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगा। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा, पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगा। तो ये सी सही हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार सार पर तीव्र से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की
तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। कौन-सा कथन सही है? तो इसमें 1 और 3 जो है सही हो जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं। दोस्तों इस तरह से जो है क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस वगैरह में नहीं पूछता है। जिस तरह से आएगा क्वेश्चन हम उसी तरह से बात करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? त्वरण ज्ञात करने का A बराबर V माइनस U अपॉन T। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में आजकल पूछ रहा है और यूपी पीसीएस 2013 में पूछा भी है यहाँ से। अगला देखते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्री बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, अपकेंद्री बल कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करते हैं। मथने के पश्चात क्रीम से दूध को पृथक किए जाने का कारण क्या होता है? अपकेंद्री बल, ठीक है। अगला टॉपिक है दोस्तों गुरुत्व के अधीन गति। ग्रहों की गति सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं जिन्हें ग्रह कहते हैं, ठीक है। ग्रहों की गति संबंधित केपलर प्रथम। तो इसमें जो इम्पोर्टेंस कुछ टॉपिक होंगे हम आपको बताते चलेंगे। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? न्यूटन का मत था इसमें प्रत्येक पिंड को दूसरे पिंड को एक बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इस आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधित निम्न नियम प्रतिपादित किए। दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और F बराबर m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, या F बराबर G m1 m2 आर स्क्वायर। गुरुत्व एवं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। स्पष्ट है गुरुत्व गुरुत्वाकर्षण का एक विशिष्ट उदाहरण है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से फेंकी या छोड़ी जाती है तो पृथ्वी पर गुरुत्व के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। उसके गिरने का वेग बराबर बढ़ता रहता है अतः उसकी गति के में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसी त्वरण को पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कहते हैं। इसे जी से दर्शाते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। स्मॉल जी कैपिटल जी में जो रिलेशन है, स्मॉल जी बराबर जी एम ए अपॉन आर ई स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन किस तरह से उस पर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पे चलिए बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त जो है एक ऐसे अपने भारतीय एक प्रकार से खगोल शास्त्री थे जिन्होंने ये पहले बताया था। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की। सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन, ठीक है। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहां पे जो है गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए वहां पे खड़े नहीं रह सकते हैं। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष यात्रियों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशी क्षय, अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है।
आगे देखते हैं, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, पृथ्वी कम गति से गतिमान करेगा, अंतरिक्ष यान के साथ-साथ उसकी गति गतिमान होगा, अधिक गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यान के साथ उसकी गति जो है गतिमान होगा, ठीक है? आगे देखते हैं। पीसा की झुकी मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर लाइन तल में रहता है। तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, ठीक है? अगला देखते हैं। यदि पृथ्वी सूर्य की दूरी जो है, उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है, वह होता। अब जितना है उसका दुगुना, अब जितना है उसका 4 गुना, अब जितना है उसका चौथा भाग, तो अब जितना है उसका चौथा भाग होता है, ठीक है? आगे देखते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिरती है, तो उसका भार क्या होता है? अपरिवर्तित। आदर्श परिस्थितियों में किसी वस्तु को ऊपर से गिराने से उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि उसका द्रव्यमान उस पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित होते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद, एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हो, तो पंख सबसे पहले जमीन पे पहुंचेगा, रबड़ की गेंद सबसे पहले जमीन पे पहुंचेगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले पहुंचेगी, तीनों एक साथ जमीन पे पहुंचेंगे, तो तीनों एक साथ जमीन पे पहुंचेंगे, ठीक है? इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों आज के समय में पीसीएस, चाहे वो यूपी हो, बीपीएससी हो, सभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। लकड़ी, लोहे, ये भी वही क्वेश्चन है। हवा में लोहे लकड़ी की समान भार गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर हवा में लोहे और लकड़ी को समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लोहा जो है पहले गिरेगा। जब आप हवा में गिराते हैं तो जो उसमें वजन होगा वो जल्दी गिरेगा, जो हल्की होगी वो बाद में गिरेगी। लेकिन जब आप निर्वात में गिराते हैं जहाँ पे वायु नहीं हो, तो वहाँ पे दोनों साथ में गिरेंगे, ठीक है? आगे देखते हैं। अलग-अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएँ चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? स्वतंत्र रूप से अगर अलग-अलग त्वरण होगा, उसके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। दोनों का जो है एक ही वेग होगा, ठीक है? कोई भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ऊंचाई से गिरती है। गिरने की प्रतिक्रिया में वह वस्तु एक बल का अनुभव करती है। उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, वस्तुओं द्वारा अनुभव किया जाने वाला भिन्न-भिन्न हो सकता है, ठीक है? क्योंकि उनका द्रव्यमान अलग-अलग होता है, लेकिन वस्तुएं पृथ्वी पर जिस त्वरण का अनुभव करती हैं, वह बिल्कुल एक समान होता है। हालांकि पृथ्वी पर वायु प्रतिरोध एयर रेजिस्टेंस के उपस्थिति होने के कारण समान ऊंचाई से गिराए जाने पर एक समान त्वरण उत्पन्न होने के बावजूद भिन्न-भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुएं भिन्न-भिन्न समय पर सतह पर पहुंचेंगी। 2 वस्तुएं चंद्रमा से गिराई जाए जहां वायु प्रतिरोध उपस्थिति नहीं होता है, तो वे एक ही दर से गिरेंगी चाहे उसका द्रव्यमान में कितना भी अंतर क्यों ना हो। अगला देखते हैं क्वेश्चन। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में कथन कारण है 1.6 होता है। तो ये कथन तो जो है बिल्कुल सही है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण वहाँ पे भी होता है, तो कथन सही हो जाएगा, कारण गलत हो जाएगा। सी सही होगा, ठीक है? पृथ्वी चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय
त्वरण का मान पृथ्वी पर g के मान के 1/6 भाग होता है, इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार का 1/6 भाग होता है। इस प्रकार ठीक है। आगे देखते हैं। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, विषुवत रेखा पर अधिक होगा, मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होगा। तो ध्रुवों पर जो है सर्वाधिक होगा किसी पिंड का भार। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम, ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार जो कि द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, भूमध्य रेखा से न्यूनतम एवं ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का भार जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि धरती को घूमने की गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन बढ़ जाएगा या घट जाएगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2 गुना हो जाएगा। तो इसमें से जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, घट जाएगा उसका भार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिक्रमण करने वाले निकाय भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रण बल कार्य करता है, यह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। यदि पृथ्वी की घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रण बल में वृद्धि होगा और किसी पिंड के भार में कमी प्रतीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्तों, जिस तरह से क्वेश्चन आज के समय में पूछ रहा है उसी टाइप से हम बात करेंगे आपसे। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या 1% से कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर g का मान क्या होगा? 2% जो है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 है, गुरुत्व जनित त्वरण GE 10 मीटर पर सेकंड। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण G/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा कितना हो जाएगा? 100 kg हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह स्थिर रहता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। ठीक है, भारहीनता वह अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। हम जानते हैं कि पिंड का भार W = mg होता है। यदि ऊपर की तरफ प्रक्षेपित वस्तु का त्वरण गुरुत्वाकर्षण को संतुलित कर दे तो W = mg1 g2 और m g1 ± g2 या m = 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर पर घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं करते। क्यों? पृथ्वी के आकार की अपेक्षा हम बहुत छोटे होते हैं। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। संपूर्ण सूर्य मंडल भी चलायमान है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। तो इसमें जो है पृथ्वी अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति जो है शून्य है, इसलिए हम उसकी गति को अनुभव नहीं करते हैं। आगे देखते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। आगे क्या हो सकता है? वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान और भार जो है दोनों शून्य हो जाएंगे, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो उसका ए सही होगा। ए क्या था? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। आगे देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता।
क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूर पर अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है। उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। डी सही हो जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा निम्न में किस कारण से करता है? अपकेंद्री बल, केंद्राभिमुखी बल, गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी से? तो इसमें केंद्राभिमुखी बल के कारण ऐसा होता है। आगे देखते हैं। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, तो प्राप्त होता है। उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ये वाला इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे देखते हैं। हालांकि आईएएस में पूछा है, चलिए एक बार बात कर लेते हैं। प्रकृति के ज्ञात बलों में 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल बल नाभिकीय बल। जिसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल है। विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटनाभिन्नता का कारण होता है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों को धारित किए रहता है। तो ये सही हो जाएगा, गुरुत्व चारों में से प्रबल है। किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? किसी व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम कब होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो भार अधिक फील होता है, जब नीचे आता है तो भार कम फील होता है, ठीक है? आगे देखते हैं। लोलक की कालावधि द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लंबाई पे, समय पर, तापक्रम पर, किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है? लोलक की कालावधि T बराबर 2 पाई रूट L अपान G के बराबर होता है। लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी, कालावधि उतनी ही अधिक होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त होती हैं, क्यों? गर्मियों में दिन लंबे, कुंडली में घर्षण, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है, गर्मियों में। आगे देखते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल कम होगा, अधिक? लकड़ी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा। लोलक का आवर्तकाल जो है कम हो जाता है। लड़की झूले पर बैठी की स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने से लोलक की प्रभावी लंबाई जो है कम हो जाता है। फलस्वरूप उसका प्रदोल आवर्तकाल जो है कम हो जाता है। आगे देखते हैं। एक समान दोलन का दोलन चल रहा है। एक समान दोलन का दोलन चल रहा है, तो ऐसे में जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है, त्वरण शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति में पहुंचता है, उसकी गति, त्वरण दोनों शून्य होते हैं। समान दोलन का दोलन आयाम समय के साथ कम होता जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें जो है 1, 2, 4 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है? 1, 2 और 4। सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है, उस पर कोई बल
कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है। गतिज ऊर्जा अधिकतम, स्थितिज ऊर्जा शून्य। जब किसी पिंड के गति के अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसका त्वरण अधिक होता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होता है, स्थितिज अधिक होती है, वेग शून्य होता है। साथ ही हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है और इसके अतिरिक्त समान परिस्थितियों में दोलन अलग-अलग समय में साथ-साथ कम होता जाता है, ठीक है? पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। शीतकाल में जो है चलता है, शीतकाल में लंबाई कम हो जाता है तो उसकी गति जो है बढ़ जाती है, ठीक है? क्योंकि इसका आवर्तकाल घट जाता है, जबकि ग्रीष्मकाल में पथ आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्मकाल में धीरे-धीरे चलता है। आगे देखते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अगला क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकंड से अंतरिक्ष से फेंका जाए तो क्या होगा? वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, वह फट जाएगी, तो वह वापस पृथ्वी के जो है कक्षा में आ जाएगी, ठीक है? क्यों? किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकंड से अंतरिक्ष में फेंके जाने से पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु जो है पृथ्वी के वातावरण में आ जाएगा। क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर की गति से फेंकेंगे, तब वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चला जाएगा, ठीक है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उस वर्ग के माध्य मूल वेग से कम हो जाता है, तो इसका डी सही होगा। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम हो जाता है, ठीक है? अगला देखते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है। धरती पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज्यादा होने के कारण वे वहां से पलायन कर जाते हैं, इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता। आगे देखते हैं। अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, तो इसमें कथन कारण है। अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, तो इसमें जो है ये दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। अंतरिक्ष में जलाने पर कोई भी मोमबत्ती जलाएंगे तो ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है? अगला देखते हैं क्वेश्चन। नासा ने अपने प्रयोग के पश्चात यह स्पष्ट किया, मोमबत्ती की ज्वाला के निर्माण में गुरुत्वाकर्षण की अप्रत्यक्ष भूमिका होती है। अंतरिक्ष यान में अति सूक्ष्म गुरुत्वीय अवस्था की स्थिति में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला तो उत्पन्न नहीं हो सकती है, परंतु वास्तविक निर्वात में यह संभव नहीं है। वस्तुतः मोमबत्ती की ज्वाला की टिमटिमाने की आवृत्ति गुरुत्वाकर्षण त्वरण के मोमबत्ती के व्यास के अनुपात के वर्गमूल के समानुपात होती है और तथा अंतरिक्ष में गुरुत्वीय बल के अभाव के कारण यह शून्य होती है। इस प्रकार ए से आगे देखते हैं। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की आकार का ज्वाला अधिक लंबा, अधिक मोटा, गोलाकार या वही रहेगा, तो इसमें जो है गोलाकार हो जाएगा, ठीक है? तो अगला टॉपिक जो है पदार्थों के गुण पे जो है चर्चा करते हैं। द्रव्य की जो है 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस होती है, ठीक है? चौथा प्लाज्मा होता है
प्रत्यास्थता क्या होता है? साधारणतः दृढ़ पिंड का आशय किसी ऐसे कठोर पदार्थ से है जो किसी निश्चित आकृति के आकार हो। परंतु वास्तव में पिंडों के तनित संपीड़ित बंकित किया जा सकता है। आगे देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंस जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा-थोड़ा हम आपको चर्चा करते जाएँ। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएँ जो वस्तुएँ बाह्य बल को हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था में पूर्णतः प्राप्त कर लेती हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ कहलाती हैं। पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएँ जो वस्तुएँ बाएँ बल को हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटती हैं, बल्कि सदैव के लिए विरूपित हो जाती हैं। वे पूर्ण सुगढ़ परफेक्टली प्लास्टिक कहलाती हैं। प्रतिबल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाकर उसके आकार आकृति में परिवर्तन किया जाता है, उस वस्तु की प्रत्येक काट पर बाह्य बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में कुछ आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है, जो प्रयास करते हैं किसी वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त कर ले। इस प्रकार के बल को प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, प्रतिबल बराबर F1 A होता है, SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विकृति क्या होता है? स्ट्रेन यदि किसी वस्तु पर बाएं बल लगाने पर वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाता है तो इसे विकृति कहते हैं। चूंकि विकृति एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। हुक का नियम क्या कहता है? रॉबर्ट हुक के अनुसार यदि किसी वस्तु की विकृति अधिक नहीं है तो पदार्थ पर कार्यरत बल प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो प्रत्यास्थता को ई से दर्शाते हैं। प्रत्यास्थता ई बराबर क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति। पृष्ठ तनाव क्या होता है? किसी द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है, एक तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। SI मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। ससंजक आसंजक बल क्या होता है? आणविक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे अणु कहते हैं। ये अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे ससंजक बल कोहेसिव फोर्स कहते हैं। भिन्न-भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल एडहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है। तेल जल के बीच आसंजक बल जल के ससंजक बल से कम परंतु तेल के ससंजक बल से अधिक होता है। यही कारण है कि तेल के पृष्ठ पर डाली गई जल की बूंद सिकुड़कर गोल आकार धारण कर लेती है, परंतु जल के पृष्ठ पर डाली गई तेल की बूंद एक पतली फिल्म के रूप में अधिक क्षेत्र में फैल जाती है। दोस्तों, इस तरह से जो है क्वेश्चन आज के समय में पीसीएस में जो है खासकर स्टेटमेंट बनाता है और यहाँ पे आपको कुछ डिफिनेशन आपको मालूम रहना चाहिए। ठीक है। केशिकात्व क्या होता है? केशिकात्व जो है कांच की बहुत ही कम त्रिज्या की दोनों ओर से खुली नली को केश नली या केशिका नली कहते हैं। केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकात्व कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन अभी जो है पीसीएस में आया था। तो किसी द्रव के केश नली के ऊपर चढ़ने नीचे गिरने के कारण क्या होता है? द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। ऐसे द्रव जो कांच को भिगोते हैं वे कांच की केश नली में ऊपर चढ़ते हैं, जबकि जो द्रव कांच को नहीं भिगोते हैं वे केश नली से नीचे उतर जाते हैं। उदाहरण के लिए केश नली को जल में सीधी खड़ी करने पर उसमें जल नली के बाहर वाले जल के तल से ऊपर कुछ जल ऊंचाई पर चढ़ जाता है, जबकि केश नली को पारे में खड़ा करने पर नली के भीतर पारे का तल बाहरी तल की अपेक्षा नीचे उतर जाता है। केशिकात्व का उदाहरण क्या है? जल का पौधों के तनों में बनी असंख्य केशनलिकाओं में चढ़कर टहनियों तक पहुंचना, लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ना, मोमबत्ती में धागे से मोम का पिघलकर ऊपर चढ़ना, फाउंटेन पेन की नीब की नोक के बीच से चीरी होती है जिसमें छोटी-छोटी बारीक केशनली बन जाती हैं, जो इसे स्याही में डुबोते हैं। कुछ स्याही केशनली में चढ़ जाती हैं। हालांकि रिफिल पेन वाले से लिखाई गुरुत्व के कारण संभव होती है। ठीक है, यह पृष्ठ तनाव पर आधारित नहीं होती हैं।
ये छोटे-छोटे डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ से आजकल बहुत ही क्वेश्चन इस तरह से यहाँ से पूछता है। स्याही सोखने का कार्य भी केशिकात क्रिया पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं। दाब क्या होता है? दाब बराबर बल, दाब एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को जो है दाब कहते हैं। उत्प्लावन बल क्या होता है? जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी का अनुभव होता है। भार में आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए एक बल के कारण होता है। इस बल को उत्प्लावन बल या उत्प्रेष बल कहते हैं। उत्क्षेप वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व क्षेत्र केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उस वस्तु के भार में कमी परिवर्तन होता है, प्रतीत होता है। भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है। किसी ठोस का कितना भाग किसी द्रव में डूबा रहेगा, यह द्रव तथा ठोस के आपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करता है। इसका संबंध जो है ठोस के डूबे हुए भाग का आयतन बटे ठोस का कुल आयतन, ठोस का घनत्व और ठोस का द्रव का घनत्व है। तो आगे देखते हैं। आगे इसका क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होगा हम आपको बताते चलेंगे। ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। किसी कुंडली का खिंचाव उसके आरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। तो इसमें जो है केवल 2 सही होगा। अगला देखते हैं। पदार्थ का एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के रूप में एक उदाहरण कार्बन, स्टील, क्रिप्टन, मिट्टी का तेल। तो इसमें जो है मिट्टी का तेल हो जाएगा। ठीक है। ठोस के विपरीत तरल का कोई निश्चित आकृति नहीं होता है। ठोस द्रवों का निश्चित आयतन होता है। ठीक है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडल दाब, गुरुत्व। पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। आयतन के लिए गोलाकार आकृति पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। पानी की बूंदें गोलाकार होती हैं। इसका कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव। आगे देखते हैं। ये भी वही क्वेश्चन रिपीट है। द्रव की बूंदें संकुचित न्यूनतम, ये भी वही क्वेश्चन है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना, तेल जल की अपेक्षा कम घना, तेल का घनत्व, तेल का तल तनाव पानी से अधिक होता है, तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। तो तेल का तल तनाव जो है पानी से कम होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक, उसका घनत्व पानी से घनत्व कम, उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है। तो उसका घनत्व क्या हुआ? पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो ये जो है वायुमंडलीय साबुन के घोल के बुलबुले बड़े होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यदि साबुन के 2 भिन्न-भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा
एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, छोटा बुलबुला छोटा व बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा, तो इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है? आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन से भरा पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आयाम में कमी आएगा, गुब्बारा चपटा होकर चक्री चक्रिका प्रकार के आकार में हो जाएगा, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगा, गुब्बारे का माप का आकार पहले जैसा ही रहेगा, उसके साइज में जो है वृद्धि होता जाएगा। हाइड्रोजन से भरा पॉलीथीन का गुब्बारा जब पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से वायुमंडल का घनत्व कम होता है, इसलिए गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगा, ठीक है? जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित से क्या घटित होता है? त्रिज्या उसका जो है बढ़ जाता है, ठीक है? आगे देखते हैं। ये इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो इसमें से कौन सा कथन सही है पूछेगा। केरोसिन केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर सकता। स्याही शोक पत्र ब्लॉटिंग ब्लॉटिंग पेपर काम करने में विफल हो जाता। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते हैं। तो इसमें जो है ये पहला सही हो जाएगा और ये तीसरा चौथा सही हो जाएगा, 1 3 4 सही हो जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, पौधे की जड़ों से जल के पूर्ण समूह की ओर बढ़ना, तो इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है? बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव के कारण केशिकार्षण होता है, जिसके कारण फलस्वरूप द्रव पतली से पतली नली में प्रवेश कर ऊपर चढ़ जाता है। एक केशनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या होता है? जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है, तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है? जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा, उसका आकार बढ़ेगा, घटेगा, यथावत रहेगा या चपटा होकर तस्तरी नुमा हो जाएगा, बढ़ जाएगा उसका आकार, ठीक है? हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, उसका क्या रीजन होता है? वायुदाब में कमी के कारण हो जाता है, कमी आ जाती है इसकी वजह से। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करने का सिद्धांत क्या है? पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक ब्रेक का हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल नियम पर आधारित है। पास्कल नियमानुसार यदि किसी गुरुत्व प्रभाव का नगण्य माना जाए तो संतुलन की स्थिति में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब रहता है। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सा मौसम इंगित करता है? तूफानी मौसम का। आगे देखते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे पहले ऐसा क्वेश्चन पूछता था, अब जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसी टाइप से हम आपको बताएंगे। ताप बढ़ने के कारण द्रव की श्यानता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित होती है, तो इसमें घट जाती है। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न-भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। द्रव की श्यानता का ताप बढ़ने पर घट जाती है, यही कारण है कि जून माह में शीरा जनवरी माह की तुलना में कम श्यान होता है।
सबसे ज़्यादा श्यानता होती है जल, वायु, खून, शहद। शहद की श्यानता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? दो जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं, वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। शहद, ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। श्यानता का क्रम शहद, खून, जल, वायु। श्यानता जो है आप इसमें देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? अल्कोहल सबसे अधिक श्यान जो है शहद हो जाएगा आपको। कथन कारण तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो इसमें जो है कथन जो है गलत हो जाएगा और आर जो है कारण जो है सही हो जाएगा, डी सही होगा, ठीक है। तापमान में वृद्धि के साथ किसी द्रव की श्यानता बढ़ने के बजाय घट जाती है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। आगे देखते हैं। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशितिज हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? बर्फ उष्मा की कुचालक, झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण उष्मा की कोई हानि नहीं होती है। जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होती है। तो जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होती है, ये इसका कारण है। आगे देखते हैं। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, तो फिर भी जलीय जीव जीव जो है इसमें जीवित रहते हैं। बर्फ में सांस ले सकते हैं, उसके अंदर काफी ऑक्सीजन होती है। शरीर के अंदर बनावट इस प्रकार होती है, ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। पानी का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। तो 29 का जो है कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है। शीतकाल में झील के ऊपरी परत पर 0 डिग्री तक ठंडा होने पर बर्फ बन जाता है, परंतु नीचे का जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में रहता है। इससे झीलों और तालाबों में बर्फ के नीचे 4 डिग्री पर पानी रहता है, जिससे मछलियां एवं अन्य जीव जीवित रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहते हैं, वही क्वेश्चन है रिपीट। तो जो रिपीट क्वेश्चन होगा उस पे हम चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित क्या रहता है? घनत्व रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं। वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान आयतन के अनुपात पर निर्भर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा और पानी जम जाएगा। तो इसमें जो है आयतन पहले घटेगा बाद में जो है बढ़ता है, तो सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है, ठीक है। बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है, ठीक। वातानुकूलन में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। तो इसमें दोस्तों जो है ये पहला भी गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा केवल सही होगा, डी सही होगा केवल, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? 4 डिग्री पे, ठीक है। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होता है? किस तापमान पे? वही है, क्वेश्चन रिपीट है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला देखते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट है। गर्म करने पर 0 डिग्री से 4 डिग्री तक जल का घनत्व बढ़ता है, लेकिन आयतन कम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन न्यूनतम, घनत्व अधिकतम होता है। सेल्सियस से केल्विन में बदलने का फार्मूला क्या है? K = C + 200
73। इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों पीसीएस में जो है पूछ चुका है। आरओ आरओ में भी इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस 273 बराबर 77 ठीक है। तो 277 केल्विन पर जल का घनत्व जो है अधिकतम होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो वह किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके? तो इसमें जो है दोस्तों ये फ़ॉर्मूला जो है इस टाइप से लगेगा V1/V2 और T1/T2। ये फ़ॉर्मूला आप याद कर लीजिए क्योंकि ये फ़ॉर्मूला जो है इस तरह से फ़ॉर्मूला भी पूछता रहता है। तो इस फ़ॉर्मूले के बेस पे जो है V1 बराबर V/V2, V2 बराबर V के बराबर हो गया और T1 हम जानते हैं कि 273 होता है और प्लस 27 दिया है, तो इसको जोड़ेंगे तो 300 केल्विन आ जाएगा और T आपको जो है ज्ञात करना है T2। तो यहाँ पे जो है V1 की जगह पे V/V2 और V1 रख देंगे, तो ये सारा वैल्यू रखेंगे तो आपका T2 बराबर कितना आ जाएगा 600 माइनस 273 बराबर 327 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नियम के अनुसार समान ताप दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो किस नियम के अनुसार समान ताप दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो इसमें जो है कोरवालिस कॉरियोलिस प्रभाव, ग्राहम का नियम, पास्कल का नियम, अवोगाद्रो का नियम, तो इसमें जो है डी सही हो जाएगा। अवोगाद्रो के नियम के अनुसार होता है, ठीक है? तो अवोगाद्रो का क्या नियम नियम क्या कहता है? अवोगाद्रो नियम के अनुसार समान ताप दाब पर सभी आदर्श गैसों के समान आयतन में कणों या अणुओं की संख्या समान होती है। दूसरे शब्दों में जब ताप दाब नियतांक हो, तब किसी गैस का आयतन उस गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, ठीक है? तो ये अवोगाद्रो का फ़ॉर्मूला जो है इसको याद कर लीजिएगा V/N1 बराबर V2/N2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में एक कंटेनर से भरे कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच दूरी बढ़ेगी? कंटेनर का आयतन बढ़ाने पर, कंटेनर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर, कंटेनर के अंदर हवा का दबाव बढ़ाने पर, कंटेनर के आकार में बिना बदलाव किए कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने पर। तो इसमें जो है दोस्तों कंटेनर का आयतन बढ़ाने पे भी जो है अणुओं के बीच दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है? ये भी सही है। कंटेनर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक कर देंगे तब भी बढ़ जाएगा। तो और कंटेनर के अंदर हवा का दबाव बढ़ाने से जो है अणुओं के बीच दूरी कम होगा, तो ये गलत हो जाएगा। कंटेनर के आकार में बिना बदलाव किए कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने पर, तो ये भी गलत हो जाएगा। 1-2 सही हो जाएगा, डी सही होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, ठीक है? तो लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। तो कथन तो जो है ये सही है। लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो ये दोनों सही है और दोनों जो है 1 मिनट इसमें जो है आंसर आपका सी सही होगा। ये एक सही हो जाएगा और ये आर वाला जो है गलत हो जाएगा। लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, ये उल्टा हो जाएगा। लोहे का गोला पारद पर मरकरी पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। इसका कारण यह है कि मरकरी का आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी जो होता है लोहे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, जबकि पानी का लोहे से कम होता है, ठीक है? आगे देखते हैं, लोहे के कील पारे पर क्यों तैरती है? क्वेश्चन वही रिपीट है। आगे देखते हैं, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्यों? सुई की नोक नुकीली होती है, जहाज सपाट होता है, जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है।
सुई का अपेक्षित घनत्व उसके हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, तो इसका आंसर डी सही होगा, ठीक। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? पानी के उत्प्लावन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, गुरुत्वाकर्षणी बल के कारण। तो इसमें पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। पानी की ऊपरी सतह के अणुओं के ससंजक बल के कारण उत्पन्न पृष्ठ तनाव जब सुई के गुरुत्व बल को संतुलित कर देता है, तब लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हम महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं? पानी की सतह के ऊपर भारी हो गई है। तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा। आर्किमिडीज प्लावन के अनुसार किसी भी वस्तु का भार पानी में कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। वस्तु के भार में प्रतीत कमी का पानी द्वारा वस्तु के ऊपर की दिशा में लगाए गए बल के कारण होता है। यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल जो है भर गया है। इसका जल में भार होगा। जल में कितना क्या भार होगा? जल में जो इसका भार होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाई जाती है, उसके भार में कमी आ जाती है। यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। बादलों में वायुमंडल में बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? उसका कम तापमान, वेग, दाब, घनत्व। तो घनत्व उसका कम होता है, इस वजह से होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की ऊपरी सतह पर होता है? कितना भाग होता है? 1/9 होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन। पानी के एक गिलास में बर्फ बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा या पहले से बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा? तो इसमें जो है उतना ही रहेगा, ठीक है। किसके सिद्धांत के अनुसार? आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर पे तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब पानी फर्श पर फैल जाएगा। बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा। पानी का स्तर पहले गिरेगा, फिर यह बीकर से बाहर निकलेगा। जल स्तर वह नहीं बदलेगा। तो इसमें जो है जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर पर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा, अधिक आसानी से तैरेगा। तो शरीर जो है उसमें डूब जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। द्रवों को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर पानी में तैरता है क्योंकि शरीर का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल के घनत्व से कम होता है। जब तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो पानी का घनत्व शरीर की अपेक्षा कम हो जाएगा और शरीर जो है डूब जाएगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है, ठीक है। क्या कारण है इसका? समुद्र जल नमकीन होता है, जल गहरा होता है, समुद्री जल भारी, समुद्री जल हल्का। समुद्री जल नमकीन होता है और नमकीन जो होता है उसकी वजह से उसका घनत्व जो है डेंसिटी बढ़ जाता है। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें अधिक होता है? वायु जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, वह कुछ ऊपर उठता है, कुछ नीचे जाता है, वह उसी तल पर रहता है, समुद्र की तली में डूब जाता है, तो वह कुछ ऊपर उठता है। आगे देखते हैं। कथन कारण। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही है। कारण जो है सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे का व्याख्या करता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।